आज हम लोग 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट का जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अरेंज द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द ट्रायंगल वेयर साइड्स ए बी ए सी एंड बी सी। एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड ए बी सी, ए बी 7, ए सी 8, बी सी 9 है। तो इसमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट एंगल सेट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल साइड के सामने का एंगल स्मॉल होता है, लार्ज साइड के सामने का एंगल लार्ज होता है। तो 7 के सामने है सी, ये सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा है 8, उसके सामने है बी, और सबसे बड़ा है 9, उसके सामने है ए। तो सी सबसे छोटा, ए सबसे बड़ा। ये सेकंड्स का कुछ ही सेकंड्स में बनने वाला क्वेश्चन था ये। तो सी बी ए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। दो ऑप्शन एक जैसा लिखा गया, इसमें से किसी एक को आप मान लें, जो भी टाइपिंग एरर रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 330 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज इतना। तो हाइट निकालना है। हाइट हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम बाई बेस एरिया होता है। सिंपल वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो H किसी को निकालना है तो L इंटू बी जो एरिया है वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है भाई, 330 बटा 15, मतलब 15 दूना 30, 15 दूना 30। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 मार्च शिफ्ट 2 का, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 125:64। दो स्फेयर है ए और बी, उसके वॉल्यूम्स का रेशियो दिया हुआ है। इफ़ द सम ऑफ द रेडी ऑफ ए एंड बी इज 36, देन द सरफेस एरिया ऑफ ए इज। ए का सरफेस एरिया पूछता है और दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। बहुत आसान है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो रेडियस के क्यूब के रेशियो के बराबर होता है। मतलब आर ए क्यूब बटा आर बी क्यूब बराबर दिया हुआ है 125:64। क्यों होता है ये भी जान लीजिए। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर ए क्यूब बटा 4/3 पाई आर बी क्यूब। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाना है। तो वॉल्यूम का रेशियो जो है वो रेडियस के क्यूब के रेशियो के बराबर आएगा। तो इससे क्या निकल जाएगा, रेडियस ए का और रेडियस बी का कितना हो जाएगा भाई, 5/4, क्योंकि 5 का क्यूब ये है, 4 का क्यूब ये है। तो सिंपल है, रेडियस का रेशियो तुरंत हम लोग लिख सकते हैं ये। अब सम ऑफ दोनों के रेडियस का सम दिया है 36। तो जब आर ए प्लस आर बी दिया हुआ है 36, तो जिसका ज़रूरत है वो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। हम लोग को ज़रूरत है सरफेस एरिया ऑफ ए निकालने का, तो रेडियस ऑफ ए निकालने का ज़रूरत है। सिंपल है, अगर आर ए निकालना हो, सम है 36 इंटू आर ए का रेशियो क्या है 5 बटा में 5 + 4 9। रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ये, 9 इंटू 4 मतलब 20 हो गया रेडियस ए का। और चाहिए क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम लोग को पता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ ए का चाहिए। तो भाई आर ए है 20 का स्क्वायर 400 इंटू 4 1600 पाई। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 4 इंटू पाई इंटू 20 स्क्वायर मीन्स 1600 पाई। सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये टेबल दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर। टेबल हम लोग जनरली लास्ट में पढ़ते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन पता हो तो टेबल के केवल उसी एरिया पे फोकस किया जा सकता है। तो इसलिए
पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, टेबल को बाद में देखना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम्स इन 2014 was approximately what percent of total expenditure in 2018? 14 का टोटल एक्सपेंडिचर और 18 का टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज पूछ रहा है। सिंपल है। अब इस टेबल में देखिए ईयर है, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी, किसी कंपनी का सैलरी, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट, लोन और टैक्सेस में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका एक डाटा दिया है। 2014 का टोटल डाटा कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देख लो कितना है, यहाँ पॉइंट के पीछे 4 है तो एक पॉइंट के पीछे 4 आएगा। 4 3 7 3 10 8 18 4 22 बाकी 2 7 2 9 9 18 2 20 8 28 बाकी 2 और 2 2 4 482.4। ये 2014 का है। 2018 वाला भी निकालना है, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। 18 में क्या है, तो इधर 96 है और इधर 0.4, पॉइंट के पीछे 96 और 4 है तो 6 और 9 और 4 13.36 डेसिमल। यहाँ पे कितना हो गया, 9 8 17 17 3 20 20 4 24 9 9 8 17 17 3 20 20 1 21 21 और 5 26। अच्छा 9 4 13 का 3 1 21 का भी तो था 27 बाकी 2 और 4 2 6 6 4 10 10 2 12 बाकी 1 1 1 2 2 1 3 और 4 3 7 727.36। तो हम पॉइंट के पीछे 4, पॉइंट के पीछे 36, लगभग बराबर सा डाटा है। इसको छोड़ सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो 2014 का परसेंटेज पूछता है, मतलब 482 में 727 से डिवाइड करते हुए परसेंटेज निकाल देना है। सिंपल है। तो हम लोग 727 से अगर 48200 में डिवाइड करते हैं, पॉइंट के पीछे वाला छोड़ दिया, 0.36 और 0.40 लगभग एक बराबर है तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो काफ़ी दूर दूर दिया हुआ है। तो 6 बार में लगाइए, 7 छक 42 बाकी 4 6 दूना 12 4 16 बाकी 1 7 छक 42 है 43। घटा लो यहाँ पे 8 11 में से 6 गया 5 7 में से 3 गया 4 0। ये इतने में ही दोबारा से आ रहा है तो 6 6 जैसे ही 6 6 दिख गया ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं, पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं है। 4362 यहाँ पे आएगा, घट के जो भी आना है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सिंपल सा एक छोटा सा इसमें भाग करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र बाय 6 कंपनीज। ये प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र वाला क्वेश्चन इस डाटा पे एक क्वेश्चन और पहले पूछ चुका था इसी सेट में। तो देयर अ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ इन किस कंपनी। ये पूछ रहा है कि कौन से कंपनी का प्रोडक्शन लगातार डिक्रीज़ हुआ है हर महीने में। तो फर्स्ट में देखो 27 से 26 20 18 10, लो यही आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, जिसका कि ओवर द मंथ प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता रहा है, ये घटता ही रहा है। बाकी सब में 80 79 60 के बाद फिर यहाँ बढ़ गया, उसी तरीके से यहाँ 87 से 88 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब कंपनी 1 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने आसान क्वेश्चन जो है सीजीएल में पूछते हैं, बस थोड़ा सा अलर्ट होकर बनाना है, कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं यही सब जानना है इसमें। ए व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन 1 राउंड, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज। 1100 सेंटीमीटर एक राउंड में होता है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे ये सर्किल है, ये व्हील है, अगर मान लो कि ये वायर का बना हुआ व्हील है, यहाँ से काट के, यहाँ से इसको कट करके और इस तरीके से खोल के फैला दिया जाए तो ये पूरा ऐसे लेंथ लेगा,
अगर इसके सरकमफेरेंस को खोला जाए तो इतना ही डिस्टेंस ये कवर करेगा जितना इसका सरकमफेरेंस है। ठीक है, तो 1100 सेंटीमीटर एक राउंड में कवर करता है। इसका मतलब ये देना चाह रहा है कि इसका सरकमफेरेंस 1100 मीटर है इस व्हील का। मीन्स 2 पाई आर बराबर 1100 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछता है तो डायमीटर निकालना है। डायमीटर मतलब 2r, ऐसा नहीं कि r निकाल के फिर डबल करें, डायमीटर 2r ही होता है। तो d बराबर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 1100 बाई, ये पाई आना चाहिए, तो पाई का मतलब 22, और बाई में जो 7 आएगा उसको ऊपर लिखिए सीधे। 22 का टेबल 5 बार में 110 आता है, 50 गुना 7 350। इतना आसान क्वेश्चन था ये, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लेगा अगर कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, 350 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन पूछा था कि ABC कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क 24 डेज, 16 डेज एंड 32 डेज रिस्पेक्टिवली। इफ A and C starts the work and worked for 6 days and left, then the number of days required by B to complete the remaining task is। ABC, देखिए सिंपल इसका तरीका क्या है, ABC, A 24 डेज में करता है, B 16 डेज में करता है और C 32 डेज में करता है। तो इसका इफिशिएंसी निकाल के अगर हम लोग बनाते हैं तो समय बहुत बचता है। 24, 16 और 32 का LCM निकालना है। अब LCM निकालने के लिए ये बच्चों वाला मेथड करने का ज़रूरत नहीं है, चूँकि CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि अगर LCM निकालना है कुछ नंबर्स का तो सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़ते जाइए और छोटे वाले से चेक करते जाइए। सबसे आसान तरीका यही है। 32 को 2 बार पढ़ेंगे तो 64 आएगा। 64 में 16 से तो लगता है, 24 से नहीं लगता। 32 को 3 बार पढ़ेंगे तो 96 आएगा। 96 में 32 से तो लगता है 3 बार में, 16 से लगता है 6 बार में और 24 से लगता है 4 बार में। तो A का एफिशिएंसी 4 का है, B का 6 का और C का 3 का। सब का निकाल लिया ये। अब इसमें कहता है A और C एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं। तो A और C 4 और 3 काम करते हैं, उनका एफिशिएंसी 4 और 3 का है। तो 6 दिन में कितना करेगा भाई, A प्लस C जो है ये 6 डे में कितना करेंगे, 4 और 3 7 गुना 6 मतलब 42 काम कर देंगे। अब इस 96 में से 42 को घटाओ तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54 आ रहा है। ये बाकी का बचा हुआ 54 काम किससे कराना है, B से कराना है। B का एफिशिएंसी 6 का है, तो 6 के एफिशिएंसी वाला आदमी अगर 9 दिन काम करता रहे तो 54 काम निपट जाएगा। 6 9 54, तो ऑप्शन नंबर A आंसर है। बस इतना ही सा इसमें काम करना था। लेकिन अगर बेसिक मेथड से जाना चाहते हैं तो भाई A के 1 दिन का काम 1/24, फिर C के 1 दिन का काम 1/32 को 6 दिन तक कराते रहिए। ये 6 दिन का काम निकालिए, फिर 1 में से ये टोटल कैलकुलेशन का जो भी आएगा उसको घटा के जो रिमेनिंग काम होगा उसको फिर B से करिए। तो ये प्रोसेस जो है पुराना और बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए ये मेथड आपको आना चाहिए। इस पे काफ़ी प्रैक्टिस का ज़रूरत है। अगर ये मेथड नहीं जानते हैं तो ये काफ़ी समय बचाता है वर्क एंड टाइम में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 5 cot थीटा इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा इनटू 3 cos थीटा। अब इसका बहुत सारा तरीका है। जनरली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चन बैंक वगैरह में बुक्स में, या जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ से दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 3/5, तो इसको B और इसको P मानते हुए sin थीटा और फिर cos थीटा का वैल्यू निकालेगा कि ठीक है, इससे साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालेगा, रूट करके उसको इसमें रख के, और फिर आंसर आएगा।
तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबा है, इससे ज़्यादा अच्छा है कि इसको इस तरीके से करें। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, यहाँ पे दिया हुआ है। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो इसका मतलब सीधे हम लोग ले सकते हैं कॉस इक्वल टू 3 एंड साइन इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इसको मानना चाहे कि इतना बराबर के लेते हुए, इतना इक्वल टू के लेते हुए, ये बस समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू 3k एंड साइन थीटा इक्वल टू 5k भी तो ले सकता है, और इसको रख के भी वही आंसर आना है, के तो फाइनली कट जाएगा। तो इसलिए इतना क्यों करें, कॉस को सीधे 3 और साइन को सीधे 5 मान लें, समझ लें, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, कॉस का वैल्यू 3 बाई 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3, 6 5 जा 30 माइनस 9 21 बाई 7 5 जा 35 प्लस 9 44। ऑप्शन नंबर सी है ये आंसर। तो सिंपल इतना सा काम करना है, इसमें कोई भी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना, सिंपल रेशियो का इसमें हिसाब किताब लगाना है कि a बटा b बराबर 3/5, तो 6a माइनस 3b बाई 7a प्लस 3b। तो ये क्वेश्चन था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये सब निकालने में समय बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16। ट्रेन X traveling at 60 किलोमीटर पर आवर overtakes another train Y 225 मीटर लॉन्ग एंड completely passes it in 72 सेकेंड में एक दूसरे ट्रेन को, 225 मीटर लंबे ट्रेन को ये ट्रेन X पास करता है, ओवरटेक करता है। ओवरटेक का मतलब जानते हैं कि एक गाड़ी अगर इधर से जा रही है तो दूसरी गाड़ी उसके पीछे से आके इधर से ओवरटेक करती है। ठीक है, तो ओवरटेक का मतलब इन सेम डायरेक्शन होता है। ओवरटेक जब हम लोग करते हैं रास्ते में किसी गाड़ी को, तो पीछे से जाते हुए ज़्यादा स्पीड से ले जाके उसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ओवरटेक कहने का मतलब इन सेम डायरेक्शन कहना चाह रहा है ये। इफ़ द ट्रेन हैड बीन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लोग इसमें अपोजिट डायरेक्शन दे के दिखा दिया कि यह दूसरा कंडीशन है, देन वुड हैव पास्ड ईच अदर इन 18 सेकेंड। जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पास करती है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है और कम से कम टाइम में पास होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाता है। एक डायरेक्शन में जाने से रिलेटिव स्पीड घट जाता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। द लेंथ ऑफ एक्स एंड स्पीड ऑफ वाई आर, एक्स का लेंथ और वाई का स्पीड। देखो कायदे से ये दो वेरिएबल का सवाल है। जनरली सॉल्यूशन में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक वगैरह में सॉल्यूशन में इसको एक्स और इसका कुछ स्पीड मानते हुए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना के फिर काट कूट के तब फिर आंसर निकालता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये बहुत आसानी से भी हो सकता है। सिंपल सा ये सोचना है कि जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, तो उस स्थिति में क्या कांस्टेंट है। टाइम तो कांस्टेंट नहीं है और न दोनों का रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट बस यही है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की लंबाई को पूरा पार करती है, मतलब कि लंबाई इसमें भी जुड़ता है दोनों ट्रेन का और अपोजिट डायरेक्शन जाने में भी दोनों का लेंथ जुड़ता है। तो हम लोग सिंपल ये मानते हुए कि दोनों का लेंथ जो है, लेंथ का सम वो कांस्टेंट होगा, मतलब डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो कांस्टेंट होगा, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। अगर हम लोग डिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तो आप लोग को पता होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम करके, स्पीड इनटू टाइम। ये
स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि दोनों केस में चाहे वो एक डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की पूरी लंबाई को पार करता है। तो यहाँ पे समझिए स्पीड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो स्पीड घटेगा। एक्स का स्पीड है 60 और वाई का स्पीड मान लो कुछ वाई। अच्छा, इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है ये भी पता चल सकता है क्योंकि ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन वाई। इसका मतलब ट्रेन एक्स का स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे क्लियर दे दिया है क्योंकि ये वाई को ओवरटेक कर ले रहा है। तो 60 में से ही वाई घटेगा, गलती से भी वाई -60 नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आंसर नेगेटिव आने लगेगा। इनटू टाइम 72 सेकंड बराबर वेलोसिटी, यहाँ पे फिर दूसरा स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन का क्या हो जाएगा 60 + वाई इंटू 18 सेकंड। अच्छा, कोई इसमें ये भी सोच सकता है कि भाई ये तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको फिर मीटर पर सेकंड में बदलना के लिए 5/18 लगाना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 5/18 इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे वो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। उससे अच्छा यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो ये यूनिट तो ऐसे ही कट जाने वाला है, इसका कुछ काम नहीं है, सेकंड से सेकंड चला जा रहा है। ठीक है, 18 से 4 बार में ये कट गया, 240 - 4y = 60 + y। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। 5y = 180 तो y = 36। y क्या माना था, तो स्पीड ऑफ ट्रेन y, ये स्पीड में रखा था ना इस y को, तो 36 km/h इसका स्पीड है। ये ऑप्शन नंबर सी में 36 जब दिख रहा है तो फिर आगे कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, यही आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो कि डिस्टेंस निकालने का मन है, किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ दिया केवल कि एक्स का डिस्टेंस ही बताइए, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई जब निकल गया है तो ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये भी है, दोनों में से किसी साइड में भी वैल्यू रखो आंसर मिलेगा। 60 - 36 × 72। अब यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए इसके साथ 5/18 देना पड़ेगा, तो 18 × 4 ये डिस्टेंस, और वो भी डिस्टेंस क्या है, दोनों ट्रेन के लेंथ का सम है ये। तो x का लेंथ + 225 बराबर यहाँ कितना, 60 में से 36 गया 24 और 5 चौका 20, तो 24 × 48 480। x बराबर ये इसमें से ले जाके घटाएंगे अगर तो 5, 7 में से 2 गया 5 और 255 मीटर का ये लेंथ है। लेकिन ये निकालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही स्पीड जब मिल गया है और एक ही ऑप्शन में 36 है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जनरली बहुत सारे जगहों पर काफ़ी लंबा सॉल्यूशन इसका दिया रहता है, लेकिन ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है, एकदम सेकंड्स में बनने वाला है। ठीक है, देखिए इसका तरीका क्या है। व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ गिवन n नंबर्स देन द सम ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज 102। मतलब n नंबर्स है, कई सारे नंबर्स हैं, कई सारे, मान लो 10 है 15 है 20 है 50 नंबर्स हैं, कुछ भी है, n नंबर्स है, और सभी में से अगर 2 सब्सट्रैक्ट किया गया तो सम, उन n नंबर्स का सम जो है वो 102 हो रहा है। तो मतलब घटाने के बाद जब 102 हो रहा है तो ओरिजिनली इससे कुछ ज़्यादा रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है। अगर 2 सब्सट्रैक्ट किया गया हर एक नंबर्स में से, n नंबर्स में हर एक में से 2 सब्सट्रैक्ट किया गया तो सम जो है 102 आ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर इससे ज़्यादा रहा होगा। तो कितना ज़्यादा रहा होगा सोचिए, 102 प्लस n नंबर, 2 घटाया हर नंबर में से, कुल n नंबर थे, तो भाई एक नंबर में से अगर 2 घटाया, कुल n नंबर थे, तो टोटल 2n नंबर घटाया होगा। घटने के बाद ये है तो ओरिजिनल सम क्या आना चाहिए, इससे 2n ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि घटने के बाद 102 आ रहा है।
तो घटने के पहले क्या रहा होगा, 102 में 2n ज़्यादा। उसी तरीके से when 5 is subtracted from each of them then the sum of numbers so obtained is 12। अब कह रहा है कि सब में से अगर 5 घटाया, हर एक n नंबर्स में से अगर 5 घटाया तो 12 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, 12 सम आ रहा है घटने के बाद। तो पहले क्या रहा होगा, 12 में 5n ज़्यादा, ये 2n उधर ले जाके घटा दो, 3n बराबर 90, तो n बराबर 30। टोटल 30 नंबर्स थे, यहाँ से ये क्लियर हुआ। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स। टोटल n नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है, लेकिन ये 30 क्या निकला है, टोटल कितने नंबर थे 30। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल नंबर। एवरेज, एवरेज आप लोग जानते होंगे, टोटल सम बाय टोटल नंबर्स, यही होता है ना। तो टोटल सम कितना है, इससे ले लो या इससे ले लो, किसी एक एक्सप्रेशन से ले लो। 30 अगर इसमें रखेंगे तो 30 इंटू 2 60, 162 हो जाएगा टोटल सम, बाई n कितना 30, डिवाइड कर दो सिंपल, 10 को नीचे रखो, 3 से डिवाइड करो, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 54 टाइम, और नीचे 10 एक और था, तो 5.4 इसका आंसर हुआ। बस इतना ही लिखने का ज़रूरत है एग्ज़ाम में। आधा क्वेश्चन या कैलकुलेशन उसका जो है वो आपके माइंड में भी चलना चाहिए, और कलम से कम चीज़ें लिखें जिससे कि समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शिफ्ट 1 9 मार्च के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को जो हम लोग करते जा रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से भी ट्राई कीजिएगा कि आप अपने मेथड से कैसे बना पाते हैं इसको, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आप लोगों ने पढ़ा है, मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सिलेबस लगभग बहुत पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका पे यहाँ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कभी वैसा मौका होगा तो फुल सिलेबस भी पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो ये भी देखते जाना है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या कम समय में बना पा रहे हैं या नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।